नमस्कार साथियों, आज की वीडियो मोस्ट अवेटेड टॉपिक पे है, दैट इज़ शुड यू ज्वाइन LIC और नॉट। इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, ग्राउंड रियलिटी की बात करूँगी मैं, और मेरा जो एक्सपीरियंस है LIC में और मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है वहाँ रहते हुए वो सब भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो प्रोज़ एंड कॉन्स हैं वो, और आपके क्वेश्चंस भी लेंगे, एंड जो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी मैं आपके सामने रखूँगी ताकि आपको डिसीज़न लेने में आसानी हो सके। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए क्योंकि मैं डिटेल में चर्चा करूँगी, हो सकता है 2 पार्ट में डिवाइड करनी पड़े, तो इसका एक सेकंड पार्ट भी ले आएंगे। पहली वीडियो 10-15 मिनट की ही रखूँगी और दूसरी वीडियो भी फिर अगर ज़रूरत हुई तो इसका सेकंड पार्ट भी ले आएंगे। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अगर यूज़फुल लगती है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और लाइक भी करें, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में भी कहना भूल गई थी, और मैं जब कहती नहीं हूँ तो लाइक और सब्सक्राइब्स बहुत कम हो जाते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले LIC में जो है, मैं इसमें प्रोज़ की बात करते हैं और एक जनरल डिस्कशन करते हैं। आपको LIC ज्वाइन एडीओ जॉब ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। इसमें है कि आपकी एज क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, और आपका करियर गोल क्या है, इन सब बातों पे डिपेंड करेगा। सपोज़ कीजिए कि अगर आप 21-22 साल के हैं और आप पे कोई उस तरह की फाइनेंशियल लायबिलिटी या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप इस जॉब को स्किप भी कर सकते हैं। पर अगर वहीं आप की एज 32 या 33 है तो, और आपके ऊपर फैमिली की लायबिलिटी है, तो आप फिर इस जॉब को, चाहे आपका एप्टीट्यूड कुछ भी हो, अब इस जॉब को ज्वाइन करना ही चाहिए आपको। तो ये सब बातें हैं। और इसके अलावा आपका जो फाइनेंशियल गोल क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, कि आप अगर आपको बिज़नेस करना है, आपको चाहिए कि अपने तरीके से आप काम करें और पैसा बहुत सारा कमाएं, तो फिर ये जॉब आपके लिए है। तो मैं इसकी कुछ पहले प्रोज़ पे बात कर लेते हैं और फिर इसके कॉन्स पे बात करेंगे, फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे और जो रियल लाइफ एग्जांपल्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसका जो प्रोज़ है उनमें सबसे पहला ये है कि आपको होम टाउन में पोस्टिंग मिलती है। तो आप घर के नज़दीक रहते हैं, किसी और जॉब में ऐसा गवर्नमेंट जॉब में शायद रेयर ही ऐसा चांस मिलता है जहां आप होम टाउन में आपकी पोस्टिंग हो जाए, एंड दैट टू नॉन ट्रांसफरेबल। आपकी इसकी मतलब आप जिस ब्रांच से आप की पोस्टिंग हुई है आप उसी से रिटायर होंगे। हाँ, स्पेशल केस हो सकता है, अगर आप अपनी ब्रांच चेंज करवाना चाहें तो वो भी हो जाती है, पर उसमें एक ड्रॉबैक ये है कि आप अपने एजेंट अपने साथ नहीं ले जा सकते। सपोज कीजिए आपने 5 साल बाद किसी और ब्रांच में आप अपनी पोस्टिंग करवा लेते हैं या चेंज करवा लेते हैं अपनी ब्रांच को, तो फिर अगर आपने वहाँ पे पहले वाली ब्रांच में जो 30-32 या जितने भी आपने एजेंट बनाए थे, वो एजेंट आप अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि होम टाउन में आपको पोस्टिंग मिलती है, जो कि किसी और गवर्नमेंट जॉब में, मेरी नॉलेज में नहीं है कि किसी और गवर्नमेंट जॉब में आपको होम टाउन में ही पोस्टिंग मिले। और दूसरा ये हो गया कि नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है। तीसरा इसका ये बेनिफिट है कि इसमें ना आउटर इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ब्रांच मैनेजर आपको सिर्फ पीडीओशिप में बहुत ज़्यादा टोकते हैं, अदरवाइज़ एक ठीक ठीक रहता है, मतलब इतना ज़्यादा आपको नहीं होता। जो थोड़ी बहुत नॉमिनल सी ऑफिस पॉलिटिक्स होती है वो तो हर जगह होती है। इसके अलावा आपके काम में कोई डेली बेसिस पे आपको ऐसे हैरेसमेंट नहीं होती वंस यू आर बिकम अ कन्फर्म डीओ। ठीक है, इसके अलावा चौथा ये है कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी है। इसमें ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं है, सैलरी काफ़ी अच्छी है। सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है, उस पर भी मैं बात करूँगी। और
सैलरी अच्छी है, सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है। बट इसमें एक चीज़ ये है कि हालांकि वो सैटरडे संडे जब आप इस डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब में आएंगे तो आप ये पाएंगे कि सैटरडे संडे आपके उतने भी नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है आपको किसी जॉइंट कॉल पे जाना पड़े, क्योंकि एजेंट तो आपको सैटरडे संडे को भी फ़ोन कर देगा कि मैम या सर ये वाला प्लान समझ में नहीं आ रहा है, ये समझाइए। या हो सकता है सैटरडे संडे को आपको अपनी एजेंट की मीटिंग लेने में यूज़ करना पड़े। तो इस तरीके से सैटरडे संडे अपने भी पूरे नहीं होते, बट हाँ सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है और सैलरी तो अच्छी है ही है। ठीक है। और पांचवा जो है इसका जो बेनिफिट है इस जॉब में, जो प्रो है इसका, वो ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से आना जाना कर सकते हैं। मतलब दैट टू डिपेंड्स ऑन ब्रांच टू ब्रांच, पर मोस्टली ब्रांचेस में यही होता है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको कोई ज़्यादा टोकता नहीं है कि आप 9 से 5 आइए। आप अपना घर का भी देख के या अपने अपने हिसाब से 11 बजे भी ऑफिस आ सकते हैं और 3 बजे भी जा सकते हैं। ऑफिस वालों को सिर्फ आपके काम से मतलब है और किसी चीज़ से कोई ज़्यादा मतलब उन्हें है नहीं। अच्छा, इसके कॉन्स पे आते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो कॉन है, जो ड्रॉबैक है इस वाली रिक्रूटमेंट में, 2023 वाली रिक्रूटमेंट में, वो ये है श्योरिटी बॉन्ड। क्योंकि और LIC इस मामले में LIC को गलत भी नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि LIC ने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में 2019 के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। उस समय बहुत नॉमिनल बॉन्ड था और बहुत सारे कैंडिडेट LIC का फाइनेंशियल लॉस करा कर गए थे। मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पूरे साल लिटरली एक भी एजेंट नहीं बनाया। उन्होंने पूरी सैलरी ली और 25,000 का बॉन्ड देके और चले गए, जिसमें पूरा लॉस LIC को हुआ, क्योंकि LIC ने आपकी 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग कराई, आपके सारा आपका रहना खाना पीना सब बहुत नॉमिनल खर्चे पे हुआ था। उसके अलावा उसने आपको पूरे 1 साल तक सैलरी दी, तो वो उसके लिए काफ़ी लॉस वाली सिचुएशन हो गई थी। तो इस बार LIC ने पूरा प्रिकॉशन लेते हुए ये 3 लाख का बॉन्ड प्लस GST उन्होंने इसलिए रखा है और 4 साल की कंडीशन भी उन्होंने इसलिए लगाई है। तो ये वाला सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जा रहा है। LIC अब ये चाहती है कि वो ऐसे बंदे उसके साथ जुड़े हैं, ऐसे कैंडिडेट उसके साथ जुड़े जो लंबे समय तक उसके साथ रहे, क्योंकि जो 4 साल तक LIC में जो इंसान टिक गया, फिर वो LIC को रेयरली छोड़ के जाएगा, क्योंकि 4 साल में आपकी एक टीम बिल्डअप हो चुकी होगी, 4 साल में आप वर्किंग स्टाइल से यूज टू हो चुके होंगे, और जब 4 साल तक आप सर्वाइव कर लेते हैं तो फिर आपको नॉर्मली ये जॉब अच्छी ही लगने लग जाती है, क्योंकि इस जॉब में बहुत सारे बेनिफिट हैं जो किसी और जॉब में नहीं हैं सिर्फ इसमें। और सेकंड जो इसका कौन है वो ये है, इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। PDO में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। पहले 2 साल तो आपके बहुत प्रेशर वाले होते हैं, क्योंकि तब आपको ये भी नहीं पता होता कि आप टीम कैसे बिल्डअप करेंगे। और अब तो टर्मिनेशन का खतरा हमेशा रहेगा कि टर्मिनेट ना हो जाए। पहले कम से कम ये तो था कि टर्मिनेट हो जाएंगे तो बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा, अब टर्मिनेशन पे भी बॉन्ड देना पड़ेगा। तो इस बार तो आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तीसरा इस जॉब में ये है, अगर आप ये सोच के आ रहे हैं इस जॉब में कि हाँ ठीक है गवर्नमेंट जॉब है, बहुत रिस्पेक्टेबल होगी, या मैं आराम से कुर्सी पे बैठ के, जो एक सो कॉल्ड नोशन होता है सरकारी दामाद वाला, वो वाला तो आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। बहुत सारे दिन ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि यार ये कोई जॉब है। मतलब आपको अपनी जॉब और एक सेल्स पर्सन की जॉब में कोई अंतर नहीं लगेगा। ये ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ, शायद आपको कोई और ना बोले इस तरीके से, पर ये वो है जो हम सब फील करते हैं। क्योंकि हम सब सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का मतलब है कि ठीक है आराम से आए, कुर्सी पे अपना काम किया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको एजेंट बनाने पड़ेंगे। कई बार ऐसा होगा कि एजेंट बन जाएंगे, कई बार ऐसा होगा नहीं बनेंगे। हर कोई आपसे रिस्पेक्टफुली बात नहीं करता है, क्योंकि जब आप मार्केट में बाहर निकलते हैं ना तो लोगों को पता नहीं होता कि कौन डेवलपमेंट ऑफिसर। लोगों ने इतना नाम भी नहीं सुना होता, और लोगों का बहुत बार लोगों का रवैया इस तरीके का रहता है कि हाँ ठीक है होगा डेवलपमेंट ऑफिसर, हम क्या करें। क्योंकि आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, जब पब्लिक डीलिंग में आप उतरते हैं तो आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। और अगर आप
जैसे कि मुझसे हिमांशु जी ने पूछा था कि मैम मैं इंट्रोवर्ट हूँ। देखिए, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक ग्राउंड रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि इसमें आपको कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा। विदाउट कम्युनिकेशन आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे इसमें। हाँ, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि आपको जॉब करनी ही करनी है, तो हमेशा सोल्यूशन भी हमेशा ही रहते हैं अवेलेबल। आप किसी और को हायर कर सकते हैं अपने लिए। उसको एक सैलरी दीजिए 7 या 10,000 रुपये, और उसको कहिए कि भाई मेरे लिए एजेंट बना के लाओ। ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको वेज फाइंड आउट करने होंगे कि आप किस तरीके से अपना काम कर सकते हैं। अगर आपको ये जॉब करनी ही है तो मैं बता रही हूँ, और नहीं करनी है और आपके पास ऑप्शन है, आपके पास एज है, तो आप किसी और दूसरी जॉब में भी जा सकते हैं, ठीक है। और बस यही एक मेन ड्रॉबैक इसका जो है, मेनली तो वो यही है कि आपको ये लगेगा कि आप सेल्स पर्सन की जॉब कर रहे हैं। स्टार्टिंग के दिनों में आपको लगेगा, आपको कोई रिस्पेक्ट वाली फीलिंग एज सच नहीं आएगी जिस तरीके से हम सोचते हैं, क्योंकि हम ये डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट है, ऑफिसर्स बनेंगे हम, तो ये उस तरीके की जॉब नहीं है। ये बहुत कड़वी सच्चाई है इस जॉब की, कि आपको अपना तरीका और अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए आपको सर्टेनली आपको कुछ वेज फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ, हालांकि वीडियो बहुत मतलब 11 मिनट का हो चुका है। क्वेश्चंस, मुझे लगता है क्वेश्चंस और केस स्टडीज़ दूसरे पार्ट में ही आ पाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। दिल्ली वाली ब्रांच में, मैं तो रूरल ब्रांच में थी, दिल्ली वाली ब्रांच में तो कैनोपी, आप लोग समझते हैं कैनोपी क्या होती है? जब आपने देखा होगा कि सिम बेचने के लिए वो लोग एक अम्ब्रेला लगा के और नीचे बैठे हुए होते हैं, कैनोपी उसी तरह का सिस्टम होता है। तो बहुत सारे मेरे बैचमेट्स को दिल्ली ब्रांचेस में ये कहा गया, मतलब फोर्सफुली, कि आप जाओ कैनोपी लगाओ, और वो कई बार बहुत एम्बैरेसिंग लगता है क्योंकि हमने उस तरीके का काम नहीं किया होता। तो एक तो एम्बैरेसमेंट को आपको साइड में कर देना पड़ेगा कि भाई आप सोचे कि नहीं, मुझे तो शर्म आती है यहाँ बैठने में या पॉलिसीज़ बेचने में, तो वो शर्म, वो हिचक तो आपको छोड़नी पड़ेगी अगर आप इस जॉब में सर्वाइव करना चाहते हैं, एक्सेल करना चाहते हैं तो। हाँ, और एक इस जॉब का जो मैं जो बेनिफिट है वो ये बताना भूल गई कि इसमें आपको सैलरी के अलावा एक बहुत अच्छा इंसेंटिव भी मिलता है। हालांकि जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको लोग एग्जाम्पल्स देंगे। दिल्ली ब्रांचेस में बहुत सारे ऐसे डीओज हैं जो साल का 5-5 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, बट कोई आपको ये नहीं बताएगा कि वो इतने साल के एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, वो इसलिए कमा रहे हैं, या वो किस तरीके से कमा रहे हैं। उनकी पूरा एक नेटवर्किंग है, पूरी एक टीम बिल्डअप कर रखी है, उन्होंने बाकायदा अपनी एक टीम हायर कर रखी है जिनको वो सैलरी देते हैं, जो उनके लिए काम करती है। तभी तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हरीश गुप्ता सर के इतने 500 एजेंट हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, आप एकदम से करोड़पति नहीं बन सकते, पर हाँ, धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा। और मार्केट का जो रुख है वो भी पूरा चेंज हो रहा है आफ्टर कोरोना भी, और अब कंपटीशन इतने सारे, आपको प्राइवेट सेक्टर से इतना मतलब स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिल रहा है एलआईसी को, क्योंकि हमारे प्लान और उनके प्लान, नो डाउट, हमारा जो क्या कहते हैं, उसका मैच्योरिटी के जो अमाउंट पे करने का जो हमारा रिकॉर्ड है वो हमारा प्राइवेट से ज़्यादा अच्छा है। बट ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि प्राइवेट वालों के प्लान हमसे ज़्यादा अच्छे हैं और हमसे ज़्यादा वैरायटी है उनके पास बहुत सारी चीज़ों में। और कहने का मतलब, मैं यहाँ पे एलआईसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि ये सब रियलिटी है। जब आप मार्केट में जाओगे तब आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। कोई आपसे पूछेगा कि मैम मैं तो 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके पास प्लान है? आप कहेंगे भाई हमारे पास तो 10 साल 12 साल से पहले का कोई प्लान है ही नहीं, वेयर एज प्राइवेट कंपनियाँ दे रही हैं 5-5 साल के प्लान।
तो आप क्या करेंगे? आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, वो है LIC का अपना नाम, और LIC की जो ब्रांडिंग है वो रह जाती है, और LIC का जो प्रॉपर टर्म अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, कि जो हम पे करते हैं LIC को, जो मैच्योरिटी अमाउंट हम देते हैं, वो हम सबसे ज़्यादा देते हैं। मतलब हमारा जो सेटलमेंट रेशियो है, सेटलमेंट जो रेशियो है वो हमारा सबसे ज़्यादा है, 99% ऐसा कुछ है, 98 या 99%। वो प्राइवेट वालों का नहीं होता, प्राइवेट वाले कहते कुछ है करते कुछ है, तो ये वाली बात हो जाती है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है कि गर्ल्स के लिए कैसी जॉब है, कुछ जो क्वेश्चंस मुझसे पर्सनली कमेंट सेक्शन में पूछे गए हैं वो, और जो मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की बात कर रही थी, उनको हम पार्ट सेकंड में करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं फिर सेकंड पार्ट में।